तो आज का हमारा नया वीडियो क्लाउड कंप्यूटिंग पे है, जो कि डिप्लोमा में 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। उसमें से हम लोग आज पहला चैप्टर देखेंगे। आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे, मतलब आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू, कैरेक्टरिस्टिक, बेनिफिट्स, आर्किटेक्चर, एवोल्यूशन एंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू। अच्छा, मैं एक चीज़ पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं पहले, कि आप लोग इसको इस वे से ना पढ़िए कि आप लोग को एग्ज़ाम पास करना है। आप लोग इस वे से पढ़िए कि मतलब आप लोग को ये चीज़ लाइफ टाइम आए, मतलब याद रहे। क्योंकि अगर आप आईटी और सीएस के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीज़ आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक वन ऑफ द फेमस टेक्नोलॉजी है ना क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये केवल आईटी और सीएस स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि अदर जो ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में 2 टर्म्स हैं, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? ये सर्वर को रिफ़र करता है, जो कि एक ही लोकेशन पे लोकेटेड है। मतलब क्लाउड क्या होता है? ये एक लोकेशन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब सर्वर्स लोकेटेड है, मल्टीपल सर्वर जो है लोकेटेड है। ऐसी मतलब यूज़र जहाँ है, वहाँ कोई सर्वर नहीं है, बल्कि थर्ड प्लेस पर सर्वर लोकेटेड है। मतलब जिसका यूज़ यूज़र इंटरनेट के थ्रू करता है, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटिंग क्या होता है? जब प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी यूज़र के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तब उसे कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक? अभी जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है, वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो पब्लिक क्या होता है कि जो ये सर्विसेज होती हैं, इसको मतलब ये इंटरनेट पे सबको देता है, जो जो भी सर्विसेज होती हैं। और ये मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर होता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है AWS, ये अमेज़न वेब सर्विस होती है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, और उसके बाद गूगल क्लाउड। उसके बाद हमारा प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ये ये प्रोप्रिएटरी नेटवर्क होता है, जिसमें कि जो हमारा डेटा है, वो केवल लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को, मतलब जिसके पास ये परमिशन होती है, वही उसको एक्सेस कर सकता है। उसका जो सिंगल टेनेंट आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि ये केवल लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स को के लिए अलाउ होता है, ठीक है? इसमें एग्जांपल में आता है डेल EMC, IBM, रियल हैट एंड माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद हमारा हाइब्रिड क्लाउड है, जो कि प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन होता है। ये जितने भी बेनिफिट्स होते हैं पब्लिक और प्राइवेट के, ये सब ये इसमें कंटेन करता है, ठीक है, हाइब्रिड। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का जो गोल होता है, वो यही होता है कि वो इजी और स्केलेबल एक्सेस को प्रोवाइड करे, आईटी सर्विसेज और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को, ठीक। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक था, वो था क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। इसके लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। यूज़र को जो डेटा चाहिए होता है, उसको वो गेट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और जब सर्वर ये मतलब उसको ऑथेंटिकेट करता है कि ये पर्सन ऑथराइज्ड है, इस डेटा के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं, तब अगर वो होता है, तब वो पर्टिकुलर सर्विस उसको प्रोवाइड करता है। अगर वो नहीं होता है, तो वो पर्टिकुलर सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद हमारा है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस अवेलेबिलिटी। इसमें क्या है कि इसमें n नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल है यूज़र के लिए, जिसको कि यूज़र एक्सेस कर सकता है और यूज़ कर सकता है, ठीक। उसके बाद रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग क्या होता है? ये कॉमन प्लेस कंटेन्स मल्टीपल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड, यूज़र कैन यूज़ इट, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इजी मेंटेनेंस आता है। तो इजी मेंटेनेंस में क्या है कि सर्वर जो हमारा है, वो इजीली मेंटेन्ड हो जाता है, और इसका डाउन टाइम जो होता है लो होता है। कभी कभी ऐसे सम केसेस ऐसे होते हैं कि कोई डाउन टाइम इसका नहीं होता है। तो जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, वो नए नए अपडेट्स उसमें आते रहते हैं, जो कि उसको पहले से बेटर बनाते हैं।
ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल क्या होता है? ये cloud characteristic helps in reducing the IT expenditure of the organization. ये आईटी जो आईटी फील्ड में जितना जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो वो लोग पैसे खर्च करते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जब हम उनके क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इसमें हमें कुछ पे करना होता है एडमिनिस्ट्रेटर को अपने स्पेस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग गूगल गूगल का देखते होंगे, जब आप गूगल ईमेल बनाते हो आपको 15 जीबी मिलता है। आपको 15 जीबी मिलता है, 15 जीबी उसको यूज़ करने के बाद अगर आपको स्पेस और चाहिए, तब आपको कुछ पर मंथ के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से कुछ जीबी एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है गूगल एडमिनिस्ट्रेटर को। तो वही होता है इकोनॉमिकल, कि वो भी तो गूगल भी तो एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन ही कहा जाएगा, उसको आईटी की एक कंपनी ही तो कहा जाएगा। तो उसके जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करता है जो ये इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो कुछ स्पेसेस हम लोग को फ्री में अलॉट होते हैं। उसके बाद अगर हमें और भी स्पेसेस चाहिए होता है तो उसके लिए हमको पे करना होता है। उसके बाद सिक्योरिटी, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्योंकि इसमें क्या है ना कि जब हमारा सर्वर अगर डैमेज भी हो जाता है तो हमारा डेटा जो है लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं अपने सर्वर पे तो वो उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है, मतलब उसको एक डुप्लीकेट फॉर्म बना लेता है अलग, कि सर्वर अगर हमारा डैमेज हो जाएगा फिर भी हमारा डेटा जो है लॉस नहीं होगा और उसकी सिक्योरिटी उस पे बरकरार रहेगी कि कोई भी अदर पर्सन, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है सर्वर को। उसके बाद हमारा लार्ज नेटवर्क एक्सेस, मतलब कि जो सर्वर है हमारा वो एक नेटवर्क पे तो है नहीं, वो लार्ज नेटवर्क से मतलब मल्टीपल, मतलब दूर-दूर के नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो सब जो है सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब लार्ज नेटवर्क एरिया में ये फैला हुआ है। उसका क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट क्या है? बैकअप, रीस्टोर डेटा। हम लोग अपने डेटा को बैकअप करने के लिए उसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जब हमें दोबारा चाहिए होता है तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसकी एक्सेसिबिलिटी इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमें एक्सेस करना होता है तो हम जस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें बस हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। हमारे पास बेस्ट मतलब बढ़िया अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम उसे एक्सेस करने में हमें उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर हमारा जो है सर्वर खराब होता है या हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई दिक्कत आती है तो उसका मेंटेनेंस कराने में ज़्यादा कॉस्ट हमारा मतलब बेकार, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, मतलब लो कॉस्ट में ही सब कुछ हो जाता है। फिर अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इसमें हम लोग को जितने भी डेटा चाहिए होंगे हम लोग डेटा को पैसे देंगे एडमिनिस्ट्रेटर को और वो हमें अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी देता जाएगा। आप इसमें कितने भी कुछ भी और कितनी भी ज़्यादा जीबी एमबी टीबी जितने भी आपको स्टोर करना है आप कर सकते हैं। इसमें आपको डेटा की सिक्योरिटी पूरी तरह मिलती है। आपका डेटा कहीं भी लीक नहीं होगा। आपका डेटा आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा जब जब तक उसके पास आपका ईमेल पासवर्ड जिस जिस भी अकॉर्डिंग आपने उसे डेटा को स्टोर किया हो। उसके बाद रिलायबिलिटी है, डिवाइस इंडिपेंडेंसी है। मतलब डिवाइस इंडिपेंडेंसी मतलब कि अगर आपका डिवाइस खराब हो जाता है या आप अपना डिवाइस घर से ले जाना कहीं भूल गए हैं, तो वहाँ पे आपके पास लैपटॉप है और या कोई डिवाइस है, तो आप अपना ईमेल उसमें लॉगिन करके आप उसमें अपना क्लाउड को अपने ईमेल से लॉगिन करके आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाउड को। अपने क्लाउड का डेटा कोई चाहिए आपको तो आप उसको लॉगिन करिए, अपना यूज़ करिए उसको। आप ज़रूरी नहीं कि जिस डिवाइस में आपने लॉगिन करके रखा है तो उसी डिवाइस में आप किसी भी डिवाइस में उसका यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर ये क्या है ना कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, ये चाहे छोटे ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब के थ्रू यूज़ किया जाता है। हमारे डेटा को, जो इनके पास इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको क्लाउड पे स्टोर करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए कभी भी किसी भी टाइम यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट के थ्रू वो किसी भी टाइम पे कहीं भी हो वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर करते हैं, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो देख लेते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फ्रंट एंड में है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। इसके बाद इंटरनेट के थ्रू ये बैकएंड से कनेक्टेड है। बैकएंड के अंदर हमारा मैनेजमेंट आता है, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सर्विस, रन टाइम, क्लाउड स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पहले देख लेते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड जो होता है वो क्लाइंट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये जो फ्रंट एंड होता है वो क्लाइंट से इंटरफेस को कंटेन करता है। मतलब कि जो भी हमारा ब्राउज़र है, मतलब क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, है ना? तो ये सब जो है ये फ्रंट एंड है, क्योंकि ये जो है यूज़र से कॉन्टैक्ट कर रहा है। यूज़र इस पे काम कर रहा है, तो मतलब ये फ्रंट एंड है। हाँ, उसके बाद बैकएंड क्या होता है? बैकएंड ये सर्विस प्रोवाइडर इसका यूज़ करता है और इस पे ही जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज होती है वो बैकएंड में जो भी होता है वो स्टोर होता है। और जो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, ये सब जो है बैकएंड इंक्लूड करता है। ये सब बैकएंड में होता है, ठीक है? सर्वर, जो हमारा सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, जो हमारा डेटा स्टोर होता है, ये सब डेटाबेस में होता है, जो कि सर्वर जो है बैकएंड में होता है। जैसे इधर है, ये सब बैकएंड है और ये सब फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड जो है वो यूज़र इससे इंटरैक्ट करता है, यूज़र इससे मतलब यूज़र इस पे काम करता है। जो सर्वर है इस पे इसका जो यूज़र है उससे कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे मतलब होता है। उसके बाद हमारा जो आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले तो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि फ्रंट एंड का एक पार्ट है। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक फ्रंट एंड कंपोनेंट है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्लाउड से इंटरैक्ट करने के लिए। GUI प्रोवाइड करता है क्लाउड से इंटरैक्ट करने के लिए क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद एप्लीकेशन आता है जो कि बैकएंड में है। सबसे पहला एप्लीकेशन है जो कि बैकएंड में है। ये मे बी कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है दैट क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस, जिसे क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है। एप्लीकेशन क्या है कि मे बी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसको कि क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है। सर्विस क्या होता है? क्लाउड सर्विस मैनेजेस दैट विच टाइप ऑफ सर्विस यू एक्सेस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। मतलब सर्विस में ये है कि आप किस टाइप की सर्विस को आप एक्सेस करना चाहते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किस टाइप की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं इधर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इधर क्या है ना कि जो हमारा सेकेंड चैप्टर का जो हमारा पहला पार्ट है वो हमारा इन्हीं सब पे है कि हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है, और जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है और जो क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल है। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर में है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या है कि प्राइवेट क्लाउड, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये सब चीज़ें। और जो ये हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, ये हमारा सेकंड चैप्टर में है। तो इससे मैं अगले वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ। आपको अगर दूसरा वीडियो देखना है तो आप
सिर्फ चंद दिनों का इंतज़ार करिए, मैं हो सकेगा तो मैं कल ही उसको अपलोड कर दूँगी। उसके बाद हमारा जो रन टाइम क्लाउड, हमारा जो ये है कि चौथा पार्ट वो हमारा रन टाइम क्लाउड है। तो रन टाइम क्लाउड क्या होता है? ये एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है और रन टाइम एनवायरनमेंट इन वर्चुअल मशीन्स को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। स्टोरेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। स्टोरेज जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है क्लाउड में, जो कि स्टोर और मैनेज डेटा को स्टोर और मैनेज करता है। उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इट प्रोवाइड सर्विसेज ऑन द होस्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल एंड नेटवर्क लेवल। Cloud infrastructure includes hardware and software components such as servers, storage, network devices, virtualizations, software, and other storage resources that are needed to support the cloud computing model. जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क डिवाइसेस हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों को ये इंक्लूड करता है और जो कि ज़रूरी होता है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्विसेज जो है होस्ट लेवल, एप्लीकेशन लेवल और नेटवर्क लेवल पर प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज यूज्ड टू मैनेज कंपोनेंट्स सच एज एप्लीकेशन सर्विस, रन टाइम क्लाउड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सिक्योरिटी इशू इन द बैक एंड एंड एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। जो मैनेजमेंट होता है, जो भी कंपोनेंट्स हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं अभी, जैसे ये हमारा क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सर्विस हो गया, और जो ये हमारा रन टाइम क्लाउड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ये इन सब कंपोनेंट्स को मैनेज करता है और अदर सिक्योरिटी इशू इन द बैकएंड एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। ये अदर सिक्योरिटी इशू जो बैकएंड में होते हैं उन सबको मैनेज करता है और कोऑर्डिनेशन, उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है। सिक्योरिटी क्या होता है? जो हमारा सिक्योरिटी है ये एक इनबिल्ट बैकएंड कंपोनेंट होता है। ये बैकएंड में इनबिल्ट होता है, ये जो सिक्योरिटी हमारा जो कंपोनेंट है। और जो सिक्योरिटी होता है वो बैकएंड में सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करता है। उसका इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग फ्रंट एंड एंड बैक एंड से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो इंटरनेट होता है वो, इससे यूज़र क्या करता है कि फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करता है, इंटरैक्ट करता है, बैक एंड से हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इवोल्यूशन। ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो सबसे पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है ये ऑल अबाउट रेंटिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज। जो हमारा कंप्यूटिंग सर्विसेज होता है उसको एक तरह से हम लोग रेंट पे लेते हैं, हम लोग उस पर अपना काम करते हैं, उसमें कुछ हमारा पेमेंट होता है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रेंट देना होता है, मतलब उसके लिए कुछ पेमेंट करना होता है, ठीक है, और हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो इवोल्यूशन के कुछ जैसे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, उसका मेन फ्रेम, उसके बाद ये सब आज का नहीं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ना कि जैसे कई मतलब पुराने समय से ये बनता चला आ रहा है, मतलब कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हुए, कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन मॉडिफिकेशन सब होते गए, फिर हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आखिरी में बन के आया। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आया था, उसके बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटिंग आया था, फिर क्लस्टर, देन ग्रिड, और उसके बाद हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आया था। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ये क्या, इसका मेन गोल ये होता है कि जो हमारे नेटवर्क्स हैं उसको एक सिंगल कंप्यूटर की तरह प्रिटेंड किया जाए। जो जैसे कि जो डिवाइसेस होती हैं वो जो भी उसके वर्क होते हैं, जो भी उसके काम होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स में मतलब डिवाइड कर देता है, और
लेकिन इसमें एक ये चीज़ ये भी है कि जो छोटे-छोटे पार्ट्स में जो छोटे-छोटे नेटवर्क डिवाइसेज़ में ये बाँटता है, जो स्प्लिट करता है, तो जो सिस्टम्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उसको वो एट द टाइम वहाँ पे प्रेज़ेंट हों। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि मतलब ये काम जो करता है ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं उसको जो डिवाइसेज़ होते हैं वो छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे उसके जो भी उसका काम होगा जो सिस्टम्स के जो भी काम होंगे। लेकिन जितने भी सिस्टम्स में वो डिवाइड कर रही है वो सारे सिस्टम एट द टाइम उसी जगह पे प्रेज़ेंट हों तभी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक काम करता है ना? सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि एक ही जगह पे प्रेज़ेंट होने चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या था कि नहीं बहुत बड़े-बड़े साइज़ेज़ में आते थे तो इसको हर जगह कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था मतलब एक तरह से नामुमकिन ही था कि आप हर जगह इसको कैरी नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मतलब ये एक तो ये भी है ना कि ये वायर से कनेक्टेड होता था इसमें बड़े-बड़े मतलब गुच्छे-गुच्छे वायर मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। तो इसको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। तो सभी सिस्टम्स एक ही जगह पे प्रेज़ेंट होने चाहिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। तो इसीलिए मेनफ्रेम कंप्यूटिंग आया। मेनफ्रेम कंप्यूटिंग क्या है कि ये एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम था और ये हाईली प्रोसेसिंग इसमें होती थी और ये इसमें मेमोरी और स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा में थे और इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत ही फ़ास्ट होती थी। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही क्विकली प्रोसेस कर लेता था लेकिन सब कुछ इसमें कोई भी कमियाँ नहीं थी, बस एक कमी थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, इसमें जो कंपोनेंट्स अंदर लगते थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इसका यूज़ मेनली बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस में किया जाता था। तो बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन में अगर किया जाता तो बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन में सभी बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन तो आते नहीं हैं, स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन सभी आते हैं। तो स्मॉल बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सभी मेनफ्रेम कंप्यूटिंग का यूज़ कर पाएँ। बट ये उस समय का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कंप्यूटिंग सिस्टम था, ठीक है? तो इसीलिए इसको हटा के क्लस्टर कंप्यूटिंग आया था हमारा। तो जो ये हमारा क्लस्टर कंप्यूटिंग था इसमें भी यही था कि जो मल्टीपल सर्वर होते हैं वो आपस में ग्रुप्ड कर दिया मतलब आपस में कॉम्बिनेट कर दिए जाते हैं एक ही बिजनेस को अचीव करने के लिए रिगार्डेड एज वन कंप्यूटर मतलब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये सब हमारे सर्वर हो गए ये मल्टीपल सर्वर्स हैं इनको एक ही मतलब कोई वर्क होगा कोई काम होगा उसको अचीव करने के लिए कंबाइन कर दिया गया एक साथ टुगेदर ला के इसको स्विच है यहाँ पे तो इससे कनेक्ट कर दिया गया और जो हमारा फ्रंट एंड है ये हमारा एक कंप्यूटर है और ये जो है यहाँ पे स्विच से कनेक्टेड है तो जो भी इसको डेटा चाहिए होगा ये स्विच से रिक्वेस्ट करेगा जो स्विच है वो डिफरेंट सर्वर के पास जाके जो भी उसका जो डेटा उसको चाहिए होगा उसको अचीव करने की कोशिश करेगा यहाँ पे जो भी मल्टीपल सर्वर्स है वो क्या है आपस में जुड़े हुए हैं तो यही है क्लस्टर कंप्यूटिंग। देखो यहाँ पे क्या है ना जो क्लस्टर कंप्यूटिंग है और जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है इन दोनों में सेम ड्रॉबैक था कि जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी आपस में कनेक्टेड है, जो भी सेम बिज़नेस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही है कि जो है एक ही जगह पे ये प्रेज़ेंट होने चाहिए। देखो प्रॉब्लम रिलेटेड टू जियोग्राफिकल लोकेशन इन सब की लोकेशन सेम होनी चाहिए। यही प्रॉब्लम हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में भी था, यही प्रॉब्लम हमारा इसमें भी है, ठीक है? इसीलिए हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग आया। तो ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है कि different systems are placed at entirely different location and connected via internet तो इसमें हमारा प्लेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारा लोकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमारा वायर का यूज़ होना ख़त्म हो गया था यहाँ पे हम लोग का इंटरनेट आ गया था इंटरनेट के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी आप कनेक्ट हो सकते हैं तो यही हमारा इसमें था
कि आप किसी भी डिफरेंट लोकेशन पे हो, आप कहीं भी हो, आप इंटरनेट के थ्रू आप डिफरेंट सिस्टम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल हेटेरोजेनियस मशीन, इसका एक बेनिफिट है, इसका एक एडवांटेज है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मशीन विथ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यूज अ सिंगल ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क। तो इसमें जो मशीन है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, लेकिन वो सिंगल ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क को यूज कर सकता है। जैसे कि आजकल जो हमारे फ़ोन आ रहे हैं वो एंड्रॉयड में एंड्रॉयड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वो डिफरेंट है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हमारा मैक का भी आ रहा है, विंडोज़ का भी आ रहा है, उबुंटू का भी आ रहा है और लाइनक्स आ रहा है ना। तो काली लाइनक्स आ रहा है, लाइनक्स से भी पार्ट आ रहे हैं, तो लाइनक्स मिंट है। तो ये सब जो है देखो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो जो ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, लेकिन ये इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये अगर आप लोग को दिख रहा हो तो देखिए। तो ये हमारा एक ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम हो गया, जिससे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमारा उबुंटू हो गया, ये हमारा लिनक्स मिंट हो गया, ये मैक हो गया, ये काले लिनक्स हो गया, ये सभी आपस में भी कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिएगा ये आपस में भी कनेक्टेड है और ये ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम से भी कनेक्टेड है, लेकिन ये किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है ना। उसके बाद हमारा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा कि हमने आपको ओवरव्यू में बता ही दिया था कि क्या होता है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट का यूज़ करके डेटा को स्टोर करती है, मैनेज करती है। रिमोट सर्वर में, रिमोट मतलब ये होता है कि जैसे कि आप टीवी को ऑन करना होता है आपको, तो आप एक स्विच दबाते हैं, मतलब एक बटन को क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, आपकी टीवी ऑन होती है। आप एक बटन को प्रेस करते हैं, आप का चैनल चेंज हो जाता है। वही मतलब है यहाँ पे रिमोट सर्वर का मतलब, आपको कोई डेटा चाहिए होगा, आप उस डेटा को मतलब आप एक यूआरएल डाल देंगे। मान लीजिए आपको यूआरएल पे करना है तो आप यूआरएल डाल देंगे, आपका डेटा आपके पास आ जाएगा, जस्ट रिमोटली उसको हम लोग कह सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे थे हम लोग। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, जो कि कंप्यूटिंग रिसोर्स को डिलीवर करने के लिए क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। जैसे कि सर्वर स्टोरेज, डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर ओवर क्लाउड, मतलब इंटरनेट पे एज यू गो प्राइसिंग। आप जैसा कि आपको डेटा चाहिए होगा आप उस तरह से पे करेंगे और उस क्लाउड का यूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ये ग्रिड कंप्यूटिंग से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, लेकिन ग्रिड जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं करता है। ग्रिड और क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ये हमारा जो है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर होता है जो कि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को डिलीवर करता है। ठीक है, और जो हमारा ग्रिड होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। उसके बाद ये हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो सक्सेसर होता है ग्रिड कंप्यूटिंग का। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है और ये ग्रिड कंप्यूटिंग से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपैरिजन में। उसके यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो टैबलेट से भी आप टैबलेट, नेटवर्क, मोबाइल सर्वर, इन सब के थ्रू और इन सब से आप डेटा को एक्सेस गेट कर सकते हैं और डेटा को उस पर डाल सकते हैं, मतलब उस पर आप स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सर्वर पे भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जो डेटाबेस होता है वो डिफरेंट सर्वर में होता है। सर्वर होता है वो डिफरेंट डेटाबेस से मिलकर बना होता है। हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है तो एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365,
ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जांपल है जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप जो यूज़र जो है गूगल डॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 से डेटा को यूज़र जो है डेटा उसको एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, और यूज़र उस अपने कहीं भी हो वो अपने वर्क प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट इन सब को क्लाउड से क्लाउड पे स्टोर कर सकता है, क्लाउड से एक्सेस कर सकता है, क्लाउड से गेट कर सकता है किसी भी टाइम कहीं भी हो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके पास एक डिवाइस होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद हमारा ईमेल, कैलेंडर, स्काइप, व्हाट्सएप ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि जो हमारा ये ईमेल, कैलेंडर, स्काइप, व्हाट्सएप होता है ये क्लाउड एबिलिटी का एडवांटेज उठाता है और यूज़र को कुछ एक्सेस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो जो यूज़र है वो पर्सनल डेटा को किसी भी डिवाइस से कहीं भी मतलब वो एक्सेस कर सकता है, बस उसके पास उसका कुछ ईमेल एड्रेस, पासवर्ड या नंबर ये सब होना चाहिए। उसके बाद हमारा ज़ूम क्या होता है, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। आप यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं और मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस मीटिंग को सेव सेव कर सकते हैं जिससे कि आप उसको यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि यूज़र उसको एक्सेस कर सकें और उसको मतलब दोबारा उसको पढ़ सकें, दोबारा उसका सुन सकें, दोबारा उस वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्डिंग जो मीटिंग हुई है उसको दोबारा से अगर उनका कभी ज़रूरत पड़े तो वो उसको देख सकें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा जो जो हाँ 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड की जो क्लासेस हैं एंड्रॉयड पे जो वीडियो है उसका मैं एक लिंक दे दूँगी, शिवानी पांडे। शिवानी पांडे ने उस पे पूरा वो प्लेलिस्ट बनाएगी पूरे चैप्टर का, तो आप वहाँ से आप एंड्रॉयड पढ़ सकते हैं। और मैं आपको पूरा डीपली पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ा रही हूँ। आपको सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा, सब कुछ डीपली बताया जाएगा। आपको यहाँ पे इस वक़्त मैं आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी। एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, आपके लाइफ़ टाइम पर्पज़ के से मैं बताऊँगी। तो हमारा अगला वीडियो सेकंड चैप्टर पे आएगा। सेकंड चैप्टर के जो हमारा पहला जो हमारा पॉइंट है उस पे आएगा। तो पहला हमारा जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस है। तो ये हमारा अगला वीडियो में रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।